रात। डर, अजीब सा डर मेरे दिलो दिमाग पर छा रहा है। रात के इस काले अंधेरे में फैले खौफनाक सन्नाटे के बीच उस डर का असर कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। पर इस वक्त डरने की वजह है मैं इस बेड पर लेटा हुआ हूँ। मेरे दोस्त ने दी हुई कंबल कस के पकड़ रखी है और कंबल के भीतर से मेरी आंखें उसको तलाश रही हैं। वो अभी आया नहीं, क्योंकि अभी उसका वक्त नहीं हुआ, पर वो आएगा। उसका खौफ मेरे दिलो दिमाग पर गहराता जा रहा है। पता नहीं इस रात की सुबह कब होगी। सुबह होते ही मैं यहाँ से भाग जाऊंगा, पर अब मुझे सुबह का इंतजार रहेगा। मैं बेड पर लेटा जरूर हूँ, पर मेरी नज़र सामने वाली उस लकड़ी के दरवाजे पर टिकी हुई है। वैसे ये कमरा काफी घुटन भरा है। रंग उड़ी दीवारें, टूटी छत पर बारिश के पानी के सूखे धब्बे, हर कोने में मकड़ियों के पुराने जाले जिनमें कुछ कीट पतंगे फंसकर अपनी जान गंवा चुके हैं। पर एक भी खिड़की कहीं नजर नहीं आ रही। शायद मेरे पीछे होगी, मैं पीछे मुड़ा ही नहीं। पिछले 2 घंटे से मैं बिना पलके झपकाए सामने वाले दरवाजे को देख रहा हूँ। मेरे कमरे में अंदर इतना सन्नाटा है कि दीवार पर टंगी उस घड़ी की कांटे की टिक 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 करने वाली आवाज़ मैं बिल्कुल साफ सुन सकता हूँ। अभी रात के 2:30 बजे चुके हैं, मतलब उसके आने का वक्त हो चुका है। मुझे अपनी सांस रोककर बिना हिले ऐसे ही जिंदा लाश की तरह पड़ा रहना होगा, क्योंकि अगर मेरी थोड़ी सी भी हलचल उसे महसूस होती है तो वह मेरे चिथड़े चिथड़े करके एक खौफनाक मौत मुझे दे देगा। मेरे जिस्म के इतने टुकड़े करेगा कि उसने समेटने में ही दिन निकल जाएगा। वह बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही भद्दा, घिनौना, गंदा और बदबूदार। वैसे खून पीने वाले पिशाच खूबसूरत या खुशबूदार तो होगा नहीं। मेरी सांसें भी इस तरह चल रही हैं कि उनकी आवाज़ भी उसे सुनाई न दे। मुझे अपने आप पर काबू रखना होगा, क्योंकि अगर मैं हद से ज़्यादा डर गया तो मेरी दिल की धड़कनें उसे सुनाई देंगी या उसे भी महसूस होंगी। और अगर एक बार उसे इस कमरे में मेरी मौजूदगी का एहसास हो गया तो मुझे न छोड़ेगा। फिर सब खत्म। जरा जरा से धड़कने वाले दिल को सीना फाड़कर बाहर निकाल देगा। यह मेरी जिंदगी का आखिरी पंगा होगा, और अगर मैं यहाँ से बच गया तो कसम से दोबारा किसी से भी शर्त नहीं लगाऊंगा, न ऐसे किसी चीज़ से पंगा लूँगा। सिर्फ यहाँ से जिंदा निकल जाऊँ। मेरी आंखें ही दरवाजे पर टिकी हैं, पर सबसे कुछ याद आ रहा है। मैं यहाँ कैसे पहुँचा? सब कुछ दिन पहले। यार प्लीज गाड़ी थोड़ी तेज भगाओ, इसकी हालत बिगड़ती जा रही है। पीछे की सीट पर अपनी बीवी के साथ बैठे मेरे दोस्त ने विनती की। उसकी बीवी की हालत कुछ बुरी थी। वह अजीब सी लग रही थी। खुले बालों से चेहरा पूरी तरह ढका हुआ था। वह जोर जोर से सांसें ले रही थी। वह उसकी सांसों की आवाज़ किसी जानवर के जैसे गुर्राहट जैसे लग रही थी। उसकी बीवी की यह हालत देखकर मैं भी हैरान हो गया। भाई मेरी बात मान, इसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। कहाँ ये तंत्र मंत्र भूत बाबाओं के चक्कर में पड़ रहा है। सब अंधविश्वास है। मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर चुका है और तू पढ़ा लिखा होकर भी ऐसी गंवार बातों पर उलझा हुआ है। मेरी बात सुनकर उसे थोड़ा गुस्सा आ गया। तुझे क्या लगता है कि मैं किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया? तू मुझे पिछले 8-10 महीनों से जानता है, पर मैं इसका इलाज पिछले 10 सालों से कर रहा हूँ।
शहर के अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया, बड़े से बड़े साइंटिस्ट और स्पेशलिस्ट ने इसका इलाज किया, पर इसकी हालत दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ और उसे बचाने के लिए मुझे किसी भी के आगे भी हाथ जोड़ने पड़े या भीख मांगनी पड़े, मैं करूँगा। उसकी बात सुनकर मैं बहुत नाराज हुआ और मैं तेजी से गाड़ी चलाने लगा। सामने लगी कांच से मैंने पीछे बैठी मेरे दोस्त की बीवी को देखा। वो सचमुच पागल लग रही थी। कुछ ही देर में हम उस जगह पहुंचे जहां उसका तंत्र मंत्र के जरिए इलाज होने वाला था। एक छोटा सा मंदिर था जहां लोगों की आवाजाही शुरू थी। मेरे दोस्त अपनी बीवी को सहारा देते हुए उस मंदिर के अंदर चलने लगा। मैं मंदिर के एक कोने में खड़ा चुपचाप सब कुछ देख रहा था। एक बूढ़ा आदमी जिसने काले वस्त्र पहने थे वह आगे आया। उसने मेरे दोस्त की तरफ देखकर कुछ कहा। मेरे दोस्त ने अपनी पत्नी को मंदिर के बीच एक गोल सर्कल में बिठा दिया। वह भी चुपचाप बैठी थी। उसका चेहरा अभी भी नजर नहीं आ रहा था। नीचे गर्दन झुकाए वह सिर्फ किसी हाफते हुए इंसान की तरह बैठी थी। उसने कुछ देर मेरे दोस्त की बीवी को देखा। उसकी आंखों में देखते हुए अपने हाथ में रखा सफेद भभूत का तिलक उसके माथे पर लगाकर थोड़ी भभूत उसके मुंह पर जबरदस्ती डाल दी, जिससे वह एकदम से अजीब सी हरकत करने लगी। अपनी गर्दन को झटपटा देख जोर जोर से घुमाने लगी। मैं दूर खड़ा सब कुछ देख रहा था। वो बेअंत दर्द से चिल्लाने लगी, जोर जोर से अपने हाथ पैर पटकते हुए एकदम से बेहोश होकर जमीन पर पड़ी रही। ये सारी चीजें मुझे बकवास लग रही थी, इसलिए मैं वहां से बाहर निकल आया। मंदिर के आंगन में खड़े पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा मैं अपने मोबाइल में गेम खेलने लगा। घंटा दो घंटा बीत चंगुल के इस वक्त के लिए मुक्ति हो चुकी है। फिर भी तुम्हें आने वाले चंद्र ग्रहण को उसका ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर कोई बुरी आत्मा एक बार किसी शरीर को जकड़ लेती है तो वह दोबारा उस शरीर को अपना घर बनाने की पूरी कोशिश करती है। इसलिए आइंदा तुम अपनी बीवी का खास ध्यान रखना, खासकर अमावस्या और पूनम के दिन रात में बाल खुले छोड़कर उसे कहीं भी न ले जाओ या खुशबूदार इत्र जिस्म पर न लगाना। वो कहीं बाहर जाएगी, नदी, तालाब, पुल, शमशान, ऐसी किसी जगह जाएगी तो वहाँ कोई भी बुरी आत्मा उसे आसानी से अपना शिकार बना लेगी। इसलिए आज के बाद तुम अपनी बीवी का खास ध्यान रखना। उसकी बातें सुनकर मुझे हंसी आ रही थी। उसकी तरफ बिना देखे मैं गाड़ी में बैठे हुए बोला, बकवास है, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और ये अभी भूत प्रेत के चक्कर में उलझे हुए हैं। बेटा, अगर तुम नास्तिक हो तो तुम्हें इन सब बातों का मजाक उड़ा सकते हो, परंतु अगर तुम किसी भी ईश्वर, अल्लाह, ईसा मसीह यानी अच्छी शक्ति पर यकीन करते हो तो तुम्हें यह भी जान लेना होगा कि बुरी शक्तियाँ भी मौजूद हैं। अगर दिन के उजाले की मौजूदगी मानते हो तो रात के अंधेरे पर भी विश्वास रखना होगा।